बीबीसी दुनिया में आज देखिए, किसानों की ट्रैक्टर रैली में जोरदार हंगामा और हिंसा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में किसानों की ट्रैक्टर रैली में प्रदर्शनकारी हुए बेकाबू। कई जगह पुलिस के साथ हुई झड़प और हिंसा। एक प्रदर्शनकारी की मौत, कई पुलिस वाले हुए घायल। अब आगे क्या होगी प्रदर्शन की दिशा? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। किसानों की ट्रैक्टर रैली और उससे उठे सवालों पर कवर स्टोरी में होगी चर्चा, लेकिन पहले हेडलाइंस। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब हरियाणा में भी हाई अलर्ट। दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा, पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, गड़बड़ी फैलाने वालों की गई पहचान, उनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। ट्यूनीशिया में संसद को घेरने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। ट्यूनीशिया में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चल रहे हैं बड़े पैमाने पर प्रदर्शन। कई वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर सप्लाई में कमी करने के आरोपों के बाद यूरोपीय कमीशन ने कहा, कंपनियों को अपने वादे निभाने चाहिए। कहा, यूरोपीय संघ ने वैक्सीन बनाने में किए अरबों डॉलर खर्च। और गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत में सांप्रदायिक एकता दिखाने वाली दो कहानियां। बीबीसी की खास पेशकश में देखिए, कैसे गुजरात और मुंबई दंगों के दौरान जब हिंदू और मुसलमान परिवारों ने दिया था एक दूसरे को आसरा। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। आज दिल्ली और एनसीआर का इलाका किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हंगामे की जद में रहा। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था, लेकिन ये रैली शुरू होने से पहले ही हंगामे में तब्दील हो गई। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर से कई किसान दिल्ली में दाखिल हुए। पूरे दिन हंगामा होता रहा। कई जगह पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस भी छोड़ी। जहां किसानों पर आरोप लगाया जा रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का वादा करके उन्होंने हंगामा करके अपने ही आंदोलन का नुकसान किया, वहीं राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं ने कहा कि हंगामा करने वालों का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा? क्या होगी किसान आंदोलन की दशा और दिशा? इन्हीं तमाम बातों की चर्चा आज कवर स्टोरी में। हमारे बस में आंदोलन पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। अब से थोड़ी देर पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी कर ऐलान किया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित परेड को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता है। मोर्चा ने कहा कि आगे के कदम के बारे में जल्दी ही जानकारी दी जाएगी। हमारे सहयोगी पत्रकार समीरात्मज मिश्र ने आज दिन भर इस ट्रैक्टर रैली को कवर किया और वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। समीर, आपने आज दिन भर ये हल्ला हंगामा देखा। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस दिन के बाद ये आंदोलन, इसकी दशा और दिशा क्या होगी? क्या किसानों के अंदर इसको लेकर कोई फिक्र दिख रही है? जी, जाहिर सी बात है, किसानों के अंदर फिक्र तो है ही, चूँकि किसान संगठनों का और दिल्ली पुलिस के साथ उनकी जो बातचीत हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि इसका जो रूट तय किया गया है और जो टाइमिंग तय की गई है कि राजपथ पर जो परेड है उसके बाद होगा। उन्होंने इसी तरीके की तैयारी शुरू की थी, लेकिन सारे बॉर्डर्स पर, चाहे वो गाज़ीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, यहाँ पे थोड़ा पहले शुरुआत हो गई। और पहले शुरुआत होने के बाद हालांकि फिर बाद में किसी तरह से उसको मैनेज किया गया। कुछ जगह पे बैरिकेडिंग पुलिस वालों ने खुद खोल दी और कुछ जगह ज़बरन किसानों ने उसको खुलवाया, लेकिन उसके बाद फिर वो टाइम से शुरू हुई। ये दिक्कत तब आई जब ये यहाँ पर आईटीओ की ओर, दिल्ली की ओर बढ़ने लगे और उधर जो टिकरी बॉर्डर है वहाँ से नजफगढ़ की ओर बढ़ने लगे। किसानों का ये कहना है कि इस तरह का किसी तरह का निर्देश नहीं था कि लाल किले की ओर जाए, और बाद में आपने देखा कि लाल किले पर बहुत सारे किसान इकट्ठे हो गए और उन्होंने ऊपर चढ़ गए, प्राचीर पे चढ़ गए और वहाँ पुलिस को फिर लाठीचार्ज करके भगाना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के किसान संगठनों में भी मंथन चल रहा है। उनका ये कहना था कि हम लोगों ने इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं था, मतलब उनकी प्लानिंग में ये सारी चीज़ें नहीं थी।
दूसरी ओर वहाँ पे जो किसानों से हमारी बहुत सी किसानों से लाल किले पे बात हुई, उनका ये कहना था कि कुछ नेताओं ने, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ एक का वो नाम ले भी रहे थे, लेकिन वो उस तरह के प्रोमिनेंट नेता नहीं थे जिनकी हम लोग जो मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं 40 संगठनों में संयुक्त किसान मोर्चा में। उनका कहना था कि हमें कहा गया कि आप उधर चलिए, लेकिन जब यहाँ पे आ गए फिर उन्होंने पूछा अब हमें क्या करना है, तो या तो लोगों के फ़ोन नहीं उठे या उनके साथ मतलब किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। अब वहाँ पे बहुत सारे जो किसान पहुँचे थे, अब उनके समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई लीडर वहाँ पे नहीं है, कोई उनका नेतृत्व नहीं करना है। इन सारी वजहों से सवाल यही है कि जब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये कंफ्यूजन पैदा कहाँ से हुआ, और अब कहा जा रहा है कि क्या उनके बीच फूट भी पड़ गई है जो एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जा रहा है? फूट वाली बात को देखिए कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि किसान संगठन, किसान नेता खुद ही कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ, हम लोग भी इसकी जांच कराएंगे। अभी राकेश टिकैत से बात हुई हम लोगों की, कुछ और नेताओं से बात हुई, उनका ये कहना था कि इसमें जिन लोगों ने भी इसको लीड किया या किसानों को, ट्रैक्टर्स को उधर ले जाने की कोशिश की, वो हमारे संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, हम लोग खुद उनकी पहचान करवा रहे हैं। अच्छा, पूरा परेड का जो रूट था उसको हम लोग भी देखते हुए चल रहे थे कि बहुत सारे वॉलंटियर सारे लोगों पे नजर रखे हुए थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में और सब पे नजर रखना, और वॉलंटियर्स तो किसान ही थे, कोई बहुत प्रशिक्षित तो थे नहीं। जी, तो ये बड़ी बिल्कुल यही डर जताया जा रहा था कि कहीं ये भीड़ बेकाबू ना हो जाए, और वही हुआ। शुक्रिया समीर इस पूरी बातचीत के लिए। और आज दिन भर ये सारा जो हल्ला हंगामा होता रहा, पूरे दिन भर कैसे एक रैली हल्ले और हंगामे में तब्दील हो गई, उसे भी देखते हैं। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस का सूरज उगने के साथ ही राजधानी दिल्ली 2 परेडों की गवाह बनने को तैयार थी। पहली राजपथ की परंपरागत परेड और दूसरी किसानों की ऐतिहासिक ट्रैक्टर परेड। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण बीतने की उम्मीद ढलती गई और 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया। ट्रैक्टर रैली के लिए किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी, नांगलोई चौक और गाजीपुर समेत तमाम सीमाओं पर जुटे थे। पुलिस का निर्देश था कि रिंग रोड पर गणतंत्र दिवस की परेड पूरी होने के बाद ही किसान रैली निकाल सकेंगे। किसान एकता मंच ने भी शांति से रैली निकालने की अपील करते हुए कहा था कि किसान इसे आखिरी आंदोलन न समझें। पर सुबह 8 बजे के करीब टिकरी बॉर्डर से सूरत बदलनी शुरू हुई। यहाँ किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग हटाकर रैली शुरू की और किसानों का काफिला दिल्ली में दाखिल हो गया। फिर 11 बजे सिंघू बॉर्डर से किसानों के बैरिकेड तोड़ने की खबर आई। इस पर किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि वो रैली के लिए पुलिस के बताए रूट से सहमत नहीं है। हालात तब और ख़राब हो गए जब 1 बजे के बाद किसान और पुलिसकर्मी आईटीओ पर आमने सामने आ गए। यहाँ किसान पथराव करते देखे गए और पुलिस आंसू गैस के गोले दागते। किसान अलग अलग सीमाओं से दिल्ली के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कहीं उन पर लाठी बरस रही थी तो कहीं पुलिस बैकफुट पर थी। 2 बजे आईटीओ पर एक ट्रैक्टर सवार की मौत हो गई। किसान उसकी लाश को आईटीओ चौक ले गए जहां उन्होंने प्रदर्शन किया। हालात ज्यादा बिगड़ते देख ग्रे लाइन समेत कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। पुलिस ने आईटीओ की ओर जाने वाली सड़कें बंद कर दी और प्रशासन ने आईटीओ के आसपास और दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट बंद कर दिया। 2 बजे तक कई किसान लाल किले तक पहुंच चुके थे जहां उन्होंने सिखों का परंपरागत केसरिया झंडा और किसान आंदोलन का पीला झंडा लहराया। उधर नांगलोई में दोपहर तक सब सामान्य था, लेकिन 2:30 बजे के करीब अचानक स्थिति तनावपूर्ण हो गई। यहाँ हजारों किसान इकट्ठे थे और पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी। इतने बवाल के बाद 3 बजे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने व्यवधान पैदा करने वालों की पहचान कर ली है। नहीं बस में हमारे बस में आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर शालिनी सिंह ने किसानों से बैठक में तय हुई बातों का पालन करने की अपील की। शाम को संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से बयान आया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने शांतिपूर्ण रहे आंदोलन में घुसपैठ की और रूट अनुशासन का उल्लंघन किया। जो लोग तय रास्ते से बाहर गए हैं उनसे संयुक्त किसान मोर्चा खुद को अलग करता है। हालांकि दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसानों की ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से जारी रही। शाम 6 बजे गृह मंत्री के घर पर उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें गृह सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद थे। बैठक के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कहा कि किसानों ने तय रूट और समय के खिलाफ जाकर रैली निकाली और उनके बवाल की वजह से कई पुलिसकर्मी घायल हुए।
अब देखना यह है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का आगे क्या रुख रहेगा। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। धार्मिक दंगों के इतिहास वाले भारत में दंगे के बीच मानवता की मिसालें भी देखने को मिली हैं। ये मिसालें उन आम लोगों की हैं जिन्होंने अपनी धार्मिक श्रद्धा बरकरार रखते हुए इंसानी रिश्तों के बीच धर्म या जाति की दीवार नहीं आने दी। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर देखिए बीबीसी संवाददाता मयूरेश कुन्नूर की इस रिपोर्ट में मुंबई दंगों के दौरान की एक ऐसी ही कहानी। हमें घर की छतों से कई आवाजें सुनाई देती थीं। एम्बुलेंस की आवाज आती थी और पुलिस का सायरन भी बजता रहता था। आपको डर लगता है, कहीं तो कुछ हो रहा है। कभी कहीं से धुआं निकलता दिखाई देता था। बहुत कुछ चल रहा था। बाबरी मस्जिद का, बट वी नेवर थॉट कि बॉम्बे में इतना हो जाएगा एंड ये स्केल पे हो जाएगा कि वील हैव टू हाइड आवर आइडेंटिटी। वो सब मेरे साथ थे। मैंने उस वक्त उन्हें बताया था कि बाहर से कोई हमें मदद करने के लिए नहीं आएगा। हमें इस फैमिली को बचाना है। मैंने ये जुबान उन बच्चों को दी थी। हा माझा शब्द होता त्यावेळेला मुलांना दिलेला। कट्टरता का खून जब भीड़ की आंखों में उतरता है तब मासूमों का खून रास्तों पर बहता है। मगर ऐसे लहूलुहान इतिहास के पन्नों में ही ऐसी भी कहानियां मिलती है जहां धार्मिकता से ऊपर उठकर जिंदगी की जीत होती है। मुंबई में अंधेरी के कर्णिक और पठान परिवारों की कहानी ऐसी ही है। साल था 1993 जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मुंबई दंगों में झुलस रही थी। आजहान नगर, सहकार नगर, डीएन नगर, ये सब ज्यादातर हिंदू परिवारों वाले इलाके थे। We were hardly 3-4 Muslims. हमारी सोसाइटी में हम सिर्फ 3 या 4 मुस्लिम परिवार थे, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम अलग हैं। हम एक साथ रहते थे, खेलते थे, त्योहार मनाते थे। उसमें जो एकता का भाव पैदा होता है, उस वजह से कभी लगा ही नहीं कि कौन किस समुदाय का है। कई समुदायों को साथ में लेकर चलने वाला शहर, यही मुंबई की पहचान थी। मगर 6 दिसंबर 1992 के बाद भड़के दंगों ने यह पहचान मिटा दी। जनवरी 1993 में दंगों की दूसरी लहर आई थी, जिसमें सैकड़ों जाने गई। टेन्शन कधी येत होतं हे त्या झाल्यानंतर टेंशन तब शुरू हुई जब कुछ दिनों पहले गर्व से कहो के स्टिकर्स लगने शुरू हो गए। हमारी सोसाइटी में भी आकर लगभग सारे घरों पर गर्व से कहो स्टिकर्स चिपकाए गए। गर्व से कहो म्हणून ते स्टिकर। So there were news. लूट की, मारने की, रेप की खबरें आनी शुरू हो गईं। इन खबरों से किसको क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये समझना नामुमकिन था। इससे भयानक डर का माहौल बन गया। लोग ऐसे डर में जी रहे थे कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कर्णिक और पठान परिवार 1976 से अंधेरी के सहकार नगर में पड़ोसी थे। पड़ोस का नाता जैसे खून के रिश्ते में बदल गया था। खूप सर्वत्र म्हणजे बांद्रा खार संदर्भ बांद्रा, खार, सांता क्रूज, सभी जगहों पर दंगे हो रहे थे। घर जलाए जा रहे थे। पठान परिवार के घर में 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी। छोटे बच्चे थे। अब इतने सारे लोगों का क्या करें? वो भी बहुत परेशान थे, डरे हुए थे। फिर मैं नीचे गया और पठान अंकल को कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप सब लोग आकर मेरे घर पर रहिए। रात में भी यहीं सो जाइए। मेरे घर का दरवाजा आपके लिए दिन भर खुला रहेगा। माझ्या घरी झोपा तुम्ही। But of course, Karnik uncle was unique, where he कर्णिक अंकल सबसे अलग थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम उनके घर पर आकर रहें। अगर कुछ भी हुआ तो वो सबसे आगे होंगे। ऐसी बात पहले किसी ने नहीं कही थी। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि अगर किसी को कुछ करना है तो उन्हें हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। ये सुनकर मेरे पिताजी को संतोष हुआ। my father was so satisfied and happy. पठान परिवार के 6 सदस्य करीब 10 दिन तक कर्णिक परिवार के घर रहे। कुछ धमकियां आती भी रही, मगर सब डटे रहे। 85 साल के देवेंद्र कर्णिक आज भी वो 10 दिन कल की तरह याद करते हैं। पठान परिवार अब विदेश में रहता है, मगर आज भी वो पड़ोसियों की तरह संपर्क में है। It is obvious, it was politically driven था। ये तो जाहिर है कि सब राजनीति की वजह से हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था कि इतने दिन जिनके साथ में क्रिकेट खेलता था उन्हें अचानक फोबिया हो गया और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब बाहर वालों ने किया था। नेताओं का उन्हें सपोर्ट था। आम लोगों में कोई दुश्मनी नहीं थी। मगर ये भी सच है कि उस घटना ने रिश्तों में दरार डाल दी थी। और आगे देखिए भाईचारे की एक और दास्तान, जब एक मुस्लिम परिवार ने दी हिंदू लड़के को पनाह। देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। साल 2002 में हुए दंगे गुजरात और भारत के इतिहास का वो हिस्सा हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस वक्त जब गुजरात दंगों की गिरफ्त में था, तब कुछ लोगों ने नफरत की जगह इंसानियत का रास्ता अपनाया और भारतीय संविधान पर खरे उतरे। देखिए बीबीसी संवाददाता तेजस वैद्य की इस रिपोर्ट में कैसे एक मुस्लिम परिवार ने उस मुश्किल वक्त में एक हिंदू लड़के को पनाह दी। रोड पे से आता था तो मेरे को इतने बड़े बड़े दंगे हो रहे थे, मैं किस तरह से बच के निकला हूँ मेरा मन जानता है। रमन अहमदाबाद के जमालपुर में रहते हैं। वो साल 2002 के दंगों में गुलशन शेख की मदद से बच पाए। उस वक्त वो फुटपाथ पर सोते थे और चाय बेचते थे। दंगों के दौरान रहने के लिए उन्हें कोई छत नहीं मिल रही थी, तब गुलशन शेख ने उनकी मदद की और उन्हें अपने परिवार के साथ रखा। 2002 की धमाल में मेरा मन जानता है मैं किस तरह से आया हूँ, किस तरह से मेरे को गुलशन बेन ने लड़का बनाया, अपने घर में रखा है। इस तरह के दंगे के अंदर इधर का माहौल इतना तेज था, किस तरह से मेरे माँ बाप सब छूट गए। दंगों के वक्त में 2.5 महीने गुलशन बेन के घर के साथ में ही रहा। गुलशन शेख के बेटे आसिफ और रमन पुराने दोस्त थे। जब शहर में दंगे हुए तो आसिफ अपने हिंदू दोस्त रमन को घर ले आए थे। तो एक दिवस वो चकला में गया। उस दौरान जब मैं दिल्ली चकला इलाके में गया तो वहां रमन को देखा। मैंने उससे पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है, तो उसने कहा कुछ नहीं। उसने खाना नहीं खाया था। तब मैंने उसे घर आने को कहा। वो थोड़ा घबराया क्योंकि मेरा घर एक मुस्लिम इलाके में था। रमन को एक मुसलमान लड़की से प्यार हो गया। उनके पास शादी करने के लिए कोई पहचान पत्र नहीं था। तब फिर एक बार गुलशन शेख ने उनकी मदद की। उन्होंने रमन को अपने परिवार का नाम दिया ताकि उनकी शादी हो सके। रमन ने शादी के लिए अपना नाम साजिद रखा। अपने मोहल्ले में वो रमन और साजिद दोनों नामों से जाने जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं जिन्होंने संघर्ष के दौर में मानवता की एक मिसाल कायम की है। जरूरी है कि ऐसे किस्सों को ज्यादा याद किया जाए, ज्यादा याद रखा जाए। तेजस वैद्य, बीबीसी अहमदाबाद। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।